गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नंबर आता है बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री। तो जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं बड़े ध्यान से ये चीज़ सुनिएगा। हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की स्टडी कर रहे थे और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था प्रोटीन। क्लियर बच्चों? प्रोटीन्स के बारे में हम अब तक काफ़ी स्टडी कर चुके हैं। एक बार मैं ब्रीफ करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोटीन थे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, अमीनो एसिड उनकी मोनोमर यूनिट होती है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने अल्फा अमीनो एसिड पढ़ा था, जब एक ही कार्बन पर NH2 और COOH दोनों ग्रुप्स एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं। क्लियर? फिर हमने LD कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। उसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको। क्या रखनी है उसमें यार, कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनमें L अल्फा अमीनो एसिड होता है। क्लियर बच्चों? इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ाई थी आपको, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वे केवल R के रेफरेंस में डिफर है। R बोले तो साइड चेन। क्लियर है? समझ रहे बेटा या नहीं? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। ग्लाइसिन, ठीक, एक्चुअल में क्या होता है, जो ग्लाइसिन है उसमें R की जगह H होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ था, NH2CH2COOH, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। क्लियर बात? बाकी सब जितने भी अमीनो एसिड है ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके बाद इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर था बेटा? उसके बाद एसिडिक बेसिक न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्लियर था बेटा? उसके बाद आया था क्वेश्चन बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर? उसमें आपने पढ़ा था एक्वस मीडियम में द्वितीय। क्लियर था? एसिडिक मीडियम में कैटायन, बेसिक मीडियम में एनायन की तरह बिहेव करता है। क्लियर थी या नहीं? अगर क्लियर ना हो तो बेटा दोबारा से पूछ लेना ये सारी चीजें। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने आपको पढ़ाया था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एक ऐसी पीएच जिस पर अमीनो एसिड न तो एनोड की तरफ मूव करता और न ही कैथोड की तरफ मूव करता, उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसके बाद जो हमने आपको पढ़ाया था पेप्टाइड लिंकेज एंड पेप्टाइड्स। क्लियर है? मैं ये कहा था इन दोनों, जो दोनों ये है आपके टॉपिक, इनमें माइन्यूट डिफरेंस है। जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो जो CONH बॉन्ड बनता है वो तो कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि लिंकेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ टू अमीनो एसिड इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड्स। लेकिन जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड। वो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। क्लियर बात है? फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ाया था। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ाया था। तो उम्मीद है यहां तक तो क्लियर होगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और समझने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो होनी जायज है उनकी। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। कुछ बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि सर स्ट्रक्चर एक बार में बता दीजिए। तो बेटा मेरा तो ये क्वेश्चन है, जब मैं बताया ही नहीं अब तक तो क्या बताऊं उसके बारे में। तो आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस टॉपिक को बड़े प्यार से समझना, बहुत ही प्यार से समझना। हमने थोड़ा बहुत इसकी जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो प्रीवियस लेक्चर में ली थी। क्या ली थी कि बेटा एक्चुअल में कुछ अमीनो एसिड भी प्रोटीन बना सकते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी अमीनो एसिड, एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी प्रोटीन हो सकती है। ठीक? लेकिन बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं, जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं या जिनकी हम स्टडी करेंगे, उनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। तो पहले क्या होते हैं, अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं।
और पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक डेफिनेट मैनर में अरेंज होकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है जो कहलाता है एक्टिव प्रोटीन, और वो उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है। क्लियर बेटा? अब इसकी स्ट्रक्चर को हम डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि भाई अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे किसके थ्रू? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। पहले डाइपेप्टाइड बनेगा, फिर ट्राइपेप्टाइड, फिर टेट्रापेप्टाइड, इस तरीके से समथिंग समथिंग, और क्या लास्ट में क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। क्लियर बात बेटा? तो इस तरीके से अमीनो एसिड पहले जुड़ जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और फिर वे पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में डेफिनेट मैनर में अरेंज होती है और आपकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है जो कि एक्चुअल प्रोटीन होता है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर बात बेटा? तो जरा ध्यान से समझिएगा। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे 4 लेवल्स पर स्टडी करेंगे। यानी कि प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हमने 4 लेवल बनाए और उनका नाम दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी कि देयर आर 4 लेवल्स फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की। क्या बात करते, किसकी बात करते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो अभी तुरंत दिमाग में लगा भाई एक प्रोटीन में तो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और हर पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। क्लियर या नहीं? ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। लेकिन बेटा किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वह डेफिनेट होती है। क्लियर? तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस की स्टडी करना प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक, इस बात से भी समझिएगा, किसी ने हमें एक प्रोटीन दिया और उस प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और उसने कहा व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटीन। तो आपको क्या करना है, उसमें जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड है, किस किस से जुड़े हुए हैं, ये बताना बस आपको। जैसे दिस इज ए प्रोटीन containing only one polypeptide chain and someone asking about the primary structure of this protein, तो आपको देखना है कि इसमें जो अमीनो एसिड है उनकी सीक्वेंसिंग क्या है, कौन सा अमीनो एसिड किससे जुड़ा हुआ है। तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? is to study the sequencing of amino acid in a polypeptide chain is known as primary structure of protein। जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, फॉर एग्जाम्पल, ये जो इधर लगाए हुए हैं इनका मतलब है कंटिन्यूअस चेन भी है, लेकिन फिलहाल आप यही मान लीजिए। ठीक, तो किसी ने कहा कि भाई इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है इस पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो हमने पॉलीपेप्टाइड चेन देखी, इसमें कितने अमीनो एसिड है? 6। दिस इज ल्यूसीन, दिस इज लाइसिन, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, दिस इज आइसोल्यूसिन, दिस इज ग्लाइसिन, दिस इज वेलाइन। तो लाइसिन किस से जुड़ा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड पर ल्यूसीन से, राइट हैंड साइड पर एस्पार्टिक एसिड। क्लियर या नहीं? तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर? अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ, एक बात और बेटा, अगर प्राइमरी
प्राइमरी स्ट्रक्चर तो समझ गए, सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड। अगर किसी भी अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड अपनी ओरिजिनल साइट से रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे अमीनो एसिड से, तो वो आपका नया प्रोटीन बनाता है। समझ गए या नहीं? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आप चेंज करते हो तो उसका रिजल्ट आपको कहीं में मिलेगा। किस चीज में मिलेगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन। तो याद रखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताइए? सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड। लेकिन अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तो उससे क्या क्रिएट होगा? एक नया प्रोटीन क्रिएट होगा। तो चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन। क्लियर बेटा या नहीं? अब आगे चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। बेटा प्रोटीन्स के अंदर क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की शेप कैसी होगी, इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनकी शेप कैसी होती है। क्लियर? तो अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन ए प्रोटीन इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और किसी भी प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उनकी शेप दो तरह की हो सकती है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट। यानी कि प्रोटीन्स के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो दो शेप में एग्जिस्ट करती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। समझ गए? अब क्वेश्चन आता है ये अल्फा हेलिक्स का है, बीटा प्लेटेड शीट का है। अब सबसे पहली चीज अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, ये स्ट्रक्चर अराइज कहां से हुई, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? चलो इनकी शेप के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले ही बात करते हैं कैसे बनेंगे। ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो आप देख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन है और दिस इज नोन एज पेप्टाइड। तो ये क्या कहलाती है? देखो ये भी जुड़े हुए हैं ऐसे, ये भी, लेकिन ये क्या कहलाती है? बैकबोन। तो ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन की बैकबोन। ठीक। ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग, एक निश्चित एक डेफिनिट पैटर्न में उनमें फोल्ड होते हैं जिसे बोलते हैं रेगुलर फोल्डिंग। लेकिन वे फोल्ड किसकी वजह से होती है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर, या पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो बैकबोन है उसके अंदर जो रेगुलर फोल्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है। अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में बनेगी आपको पता? जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है तो पेप्टाइड लिंकेज बनता है या नहीं? जैसे CONH, या यहां से देख लो CONH, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। जब दो अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो लिंकेज बनता है वो क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंकेज, और वो होता है CONH। तो एक्चुअल में जो पॉलीपेप्टाइड चेन की बैकबोन है उसमें जो पेप्टाइड लिंकेज के C और NH है, C और NH ग्रुप्स है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर जो रेगुलर फोल्डिंग होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है जिनका नाम हमने दिया अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, ये जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बैकबोन में CO और NH ग्रुप्स है उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है उसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन में रेगुलर बॉन्डिंग होती है और ये दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होती है, ये दो स्ट्रक्चर बनती है। तो इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब हुआ किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन
सॉरी किसी भी प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनकी शेप कैसी होती है। वे दो तरह से हो सकती है, उनकी शेप दो तरह की हो सकती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। ये किसका रिजल्ट है? जो पॉलीपेप्टाइड चेन की बैकबोन में प्रेजेंट सी और NH ग्रुप है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनमें रेगुलर फोल्डिंग होती है, और ये रेगुलर फोल्डिंग ही अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स क्या होता है? इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो टर्न्स होते हैं वे राइट हैंडेड होते हैं। तो जब हेलिकल में टर्न्स राइट हैंडेड होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स। अब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ठीक, ये और ये और ये एडजेसेंट टर्न कहलाते हैं, एडजेसेंट टर्न्स। क्लियर बात है? तो यहां पर एडजेसेंट अमीनो एसिड नहीं बोले गए, यहां पर एडजेसेंट टर्न्स बोले गए हैं। तो जब किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक पेप्टाइड लिंकेज का CO और एडजेसेंट टर्न के NH का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होती है वो क्या कहलाती है? अल्फा हेलिक्स। क्लियर? तो अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या हुआ? इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकल शेप में होती है और उसमें टर्न्स जो होते हैं वे राइट हैंडेड होते हैं। क्लियर है? जो एडजेसेंट टर्न्स होते हैं उनमें CO NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट। तो हमने पढ़ाया चाहे अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा प्लेटेड शीट हो, ये किसकी वजह से क्रिएट होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन के बैकबोन में प्रेजेंट CO और NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसका मतलब क्लियर है, चाहे अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा प्लेटेड शीट हो, ये जो दो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर बनती है इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड NH ग्रुप। क्लियर है? वो अलग बात है, कार्बोनिल ग्रुप का CO, ग्रुप का O और NH ग्रुप का H, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्लियर? तो अल्फा हेलिक्स में क्या बताया? इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हेलिकल शेप में होती है और उसके जो टर्न्स होते हैं वे राइट हैंडेड होते हैं। दो एडजेसेंट टर्न, मैं फिर बोल रहा बेटा, हम एडजेसेंट अमीनो एसिड नहीं बोल रहे थे, हम क्या बात कर रहे, किसकी बात कर रहे? एडजेसेंट टर्न की। तो एडजेसेंट जो टर्न होते हैं उनमें जो CO और NH ग्रुप होते हैं उनके बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसका रिजल्ट होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन आपको अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में मिलती है। अब आते हैं सेकंड बीटा प्लेटेड शीट। आप ये देख रहे हैं, दिस इज NH CO CHR NH CO CHR NH CO, यानी कि ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इधर भी कंटिन्यूअस है इधर भी कंटिन्यूअस है। क्लियर बात है ना? दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही। क्लियर? इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन की जो बैकबोन में NH है वो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन की जो बैकबोन में CO है उससे क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे, लेकिन बेटा ये दो ही है, तीसरी की नहीं हो सकती है। और जब थर्ड इधर होगी तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे भी होगी और उससे भी होगी, जिससे कि ये जो मिडिल में है स्ट्रेच हो जाएगी। क्लियर है? और ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। ऐसी जस्ट इसके ऊपर भी होगी,
तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे भी होगी और जो ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उससे भी होगी, जिसकी वजह से इधर को भी फोर्स लगेगा, इधर को भी फोर्स, और ये जो है ये स्ट्रेच हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में या एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वे स्ट्रेच हो जाती है और ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। लेकिन अब क्वेश्चन एक आता है, ठीक, कि कुछ में अल्फा हेलिकल या अल्फा हेलिक्स होती है, कुछ में बीटा प्लीटेड शीट होती है, ये किसकी वजह से? सभी प्रोटीन में एक जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्यों नहीं होती? उसका कारण है ये आर की वजह से। आर क्या था? साइड चेन। अगर ये बड़ी है, ठीक, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी या नहीं? तो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो इसका मतलब यहां पर आर जो है साइड चेन वो एक स्मॉल ग्रुप है। तो जब आर बड़ा होता है तब बनती है अल्फा हेलिक्स, और जब आर छोटा होता है यानी कि ये ग्रुप जो आर ग्रुप है छोटा होता है तब बनती है बीटा प्लीटेड शीट। क्लियर? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि अब जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने उसमें भी फर्दर फोल्डिंग होगी। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे समझ सकते हो, फर्दर फोल्डिंग इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर या ओवरऑल फोल्डिंग इन पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट इन द टर्सरी स्ट्रक्चर। तो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि ये बन चुकी है इनमें फर्दर फोल्डिंग होती है तो उससे आपको मिलती है टर्सरी स्ट्रक्चर। और टर्सरी स्ट्रक्चर से प्रोटीन 3 डायमेंशनल शेप ले लेता है, ठीक। तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हुई? फर्दर फोल्डिंग इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्लियर? आपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें एक चीज और पढ़ी होगी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, जो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, यही प्रोटीन की फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है। क्लियर बात है? तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या बताई थी? फर्दर फोल्डिंग इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि जितनी भी फोल्डिंग और होनी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वे फोल्डिंग होकर क्या बनती है? टर्सरी स्ट्रक्चर। और ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये डिटरमाइन करेगी कि प्रोटीन आपका ग्लोबुलर होगा या फाइब्रस होगा। क्लियर है? तो जो आपने टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़े, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस, ये किस पे डिपेंड करते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। या टर्सरी स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर होगी बात या नहीं? अब आते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है, उन्हें भी कुछ फोर्सेज स्टेबलाइज करते हैं। और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, नेम द फोर्सेज व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। तो उनके नाम में यहां लिखे नहीं क्योंकि बेटा इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं, समझ रहे या नहीं? और हम ये चाहते कि बहुत कम में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि कभी आप यहाँ आकर देखें कितनी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है आप लोगों को समझाने के लिए। और बेटा ये जो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को गर्मी में यहाँ पर, ये केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो जरा प्यार से 2-4 बार, अगर एक बार वीडियो से समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा और अपनी बुक की हेल्प भी लीजिएगा, ठीक है? जैसे ही हम लोग नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, नॉर्मल का मतलब है इस प्रॉब्लम से, पेंडेमिक जो ये चल रही है इससे उबर जाएंगे, तो बेटा और भी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है? तो घर पर बैठकर आप खूब स्टडी करिएगा, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम वगैरह
डिले या नहीं भी हो सकती, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। और आपको तो आगे आने वाले समय में कंपटीशन की तैयारी करनी, ठीक है। कम से कम उसे तो माइंड में रखना, उसे तो फोकस करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स जो बनती है या स्टेबलाइज होती है, उसके लिए बहुत सारे फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल है। तो अब मैं उन फोर्सेज के नाम बताने जा रहा जो कि अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक। नेम द फोर्सेज व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। वे फोर्सेज कौन कौन से हैं? नंबर 1 वंडर वॉल फोर्स, नंबर 2 आयनिक फोर्स, नंबर 3 डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक। नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वे जो फोर्सेज होते हैं जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करते हैं, वे कई तरह के हो सकते हैं। क्या क्या नाम बता? आयनिक फोर्स, वंडर वॉल फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These are the forces responsible for the stabilization of the secondary and tertiary structures of the protein. अब आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले जरा समझिए भाई, प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। तो वे जो पॉलीपेप्टाइड, जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जो प्रोटीन को बनाती है, उन्हें बोलते हैं सब यूनिट्स। उन्हें क्या कहा गया? सब यूनिट्स। तो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी कि जो आपकी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जिन्हें हमने सब यूनिट कहा, वे प्रॉपर वे में एक दूसरे के साथ अरेंज होती है और उससे बनती है आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बेटा उम्मीद करूँ ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। एक बार जरूर पढ़ना और इन दो स्ट्रक्चर पे स्पेशल फोकस करना। ये अक्सर बोर्ड के अंदर पूछी जाती है कि एल्फाइलेक्स का है, बीटा प्लेटेड सीट का है। क्लियर बात? तो बेटा उम्मीद करो कि तुम इसे अच्छी तरह से समझो। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है बेटा? तो चलो, धन्यवाद।